स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। तो वहीं बारिश को लेकर इस वक्त अलर्ट जारी है देश के कई राज्यों में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। साथ ही बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की भी। तो आइए देर कैसी शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश तैयार। समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति करेंगी राष्ट्र को संबोधित। देशभक्ति के रंगों से सराबोर हर घर तिरंगा अभियान की धूम। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी बढ़ चढ़कर हो रहे हैं शामिल। जनमानस में खासा उत्साह और जोश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की सोच से बाहर निकलने की दी नसीहत। कहा, पीएम के विजन से विकास यात्रा बढ़ी आगे। बिना भेदभाव सबका विकास ही सरकार का लक्ष्य। बिहार एसआईआर पर 14 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने प्रस्तुत नहीं किया दावा या आपत्ति। निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी अलर्ट की स्थिति। कई इलाकों में लगातार बारिश से राजधानी दिल्ली भी हुई पानी पानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी देश को संबोधित। और अब बात करें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की, तो वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें और दफ्तर तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर अजमेर और भटिंडा समेत पूरा देश इन 3 रंगों में सराबोर है। तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी और तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस वक्त समूचा देश, हर तरफ तिरंगे की शान आन बान की झलक हम देख सकते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी हाथ में तिरंगा लिए इस वक्त हर घर तिरंगा यात्रा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज पूरे देश में सुरक्षा पर पुलिस की पैनी नजर है। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले के गेट पर हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास तौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं। सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और फेस डिटेक्शन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डोडा समेत तमाम इलाकों में वाहनों की जांच की जा रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर सारे नाके पर कड़ी व्यवस्था की गई है और आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली यातायात पुलिस ने सुचारू यातायात और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क मार्ग पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है।
एडवाइजरी के मुताबिक कई स्थानों पर आज देर रात से, जबकि कुछ जगहों पर सुबह से ही ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के चांदनी चौक से लाल किला, दरियागंज से रिंग रोड और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक रास्ते बंद रहेंगे। इन सभी जगहों पर 15 अगस्त सुबह 4 बजे से स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम खत्म होने तक आम जनता के लिए बंद रखा जाएगा। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में विशेष यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना के कारण सुबह 6 बजे से आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। हकीकत नगर नाला रोड, किंग्सवे कैंप चौक, भामाशाह चौक, मॉडल टाउन 2 व 3, एच पॉइंट, नानक प्याऊ गुरुद्वारा, स्टेडियम रोड और जीटीके रोड पर डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड, स्टेडियम रोड, ब्रह्मा कुमारी मार्ग, भामाशाह रोड और पुराना जीटी करनाल रोड से परहेज करने की अपील की है। वहीं नोएडा पुलिस की अगर बात करें तो उनके परामर्श के अनुसार स्वतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर 14 अगस्त को रात 10 बजे से लेकर 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक नोएडा से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। साथ ही डीएमआरसी ने बताया कि 15 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे से सभी मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। तो यहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। लाल किले पर कई स्तर की सुरक्षा यहां पर है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है? मुकेश, अगर हम ताज़ा अपडेट यहां पर मांगे, क्या कुछ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से खास तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है और किस तरह से विभिन्न स्तरों पर यहां पर सुरक्षा इंतजाम है? जया, बिल्कुल 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस की नजर आएगी। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर उनकी नजर है। जो भी गाड़ी दिल्ली में इस दौरान प्रवेश कर रही है उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और बीते एक हफ्ते से देखिए लगातार ड्रिल भी चलाई जा रही है। इस बीच हमने देखा कई तरह की ड्रिल भी आयोजित की। एनएसजी ने अपनी ड्रिल करी, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी, दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्रिल वहां पर आयोजित करी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, कोई भी ऐसी खलल ना हो, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। उसको लेकर के तमाम एजेंसी अलर्ट पर हैं और साथ ही साथ जो इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस दौरान तैयार है। वो भी तमाम इनपुट जुटा रही है कि कौन सी गतिविधि हो रही है, चाहे वो बॉर्डर के करीब हो या दिल्ली के आसपास के इलाके में। और दिल्ली में आने जाने वाले तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। रात से ही यहाँ पर जो भारी वाहन है वो आज रात से ही प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, यानी उनको दिल्ली में एंट्री नहीं करनी होगी। वो बाईपास के थ्रू दूसरे रास्तों से वहां पर जाएंगे। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आप जिन भी रास्तों पर चलें प्लीज एडवाइजरी पढ़ करके चलें। किसी भी सुरक्षा कर्मी को उसके काम में दखल ना दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। इसमें ऐसे वक्त में तमाम वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, तमाम जो लोग होते हैं वो निकलते हैं। ऐसे में डेलीगेशन के पास, जिनके पास आई कार्ड है पर्याप्त और साथ ही साथ पार्किंग लेवल है, उन्हीं को उन स्थानों पर जाने की अनुमति है। साथ ही साथ अगर उनको दूसरे स्थान पर जाना है तो उनके लिए अलग से पार्किंग लॉट की गई है। जया, और बीते दिनों में आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने खुद रिहर्सल करी थी इंडिया गेट के अंदर, सॉरी लाल किला के अंदर, और उन्होंने 5 संदिग्ध बांग्लादेशियों को इस दौरान पकड़ा था। और उन्होंने दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मूवमेंट को चलाया था, जहां पर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था लापरवाही के जरिए। उन्होंने जो लापरवाही बरती थी, ऐसे में तमाम इंतजाम किए गए हैं। 13 तारीख को फुल डे रिहर्सल करके जो बची खुची कोताही थी, जो बची खुची कमी थी, उसको भी पूरा किया गया। साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है उसका जायजा लिया गया है। आपको यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ाने की आजादी है, बलून नहीं उड़ाने की आजादी, साथ ही साथ स्नैपर से लेकर के हाई रेस बिल्डिंग पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी तैनात किया गया। बिल्कुल, तो जमीन से आसमान तक यहाँ पर पहरा है, दिल्ली पुलिस के कड़े इंतजाम है। मुकेश, जिस तरह से बॉर्डर सील किए गए हैं, वहीं आम जन के लिए भी दिल्ली के अंदर भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई मार्ग को बंद किया गया है, कई जगह बैरिकेड्स हैं। किस तरह से जो मुख्य मार्ग अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर अब लोगों को बचना चाहिए जाने से?
बिल्कुल, अगर आपको पुरानी दिल्ली जाना है, नई दिल्ली जाना है या आपको लाल किले के आसपास के इलाके में जाना है, तो वहां पर आपको बचना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो एडवाइजरी के दौरान जो रास्ते दिए गए हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर आपको राजघाट की तरफ आना है तो आप बाईपास के थ्रू आप बुराड़ी के रास्ते उधर की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन आपको लाल किले के आसपास जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। उस तरफ पूरा का पूरा पैरा कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ऐसे ही अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टॉप जाना है, आईएसबीटी जाना है, तो आप पहले समय से 1-2 घंटा पहले निकलें ताकि आप रूट का अच्छे से इस्तेमाल करके वहां पहुंच सके, कोई भी पैनिक ना क्रिएट हो। एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, यानी जो भी गाड़ियां नई दिल्ली की तरफ आ रही हैं, लाल किले की तरफ आ रही है, पुरानी दिल्ली की तरफ आ रही हैं और वहां आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उस पर सिक्योरिटी का जो पहरा है वो काफी सख्त रहेगा। और जैसा मैंने बताया आपको, भारी वाहनों के लिए आज रात से ही प्रतिबंध है। साथ ही साथ इंटर स्टेट बॉर्डर जो है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर लगे हुए हैं दिल्ली से, वहां पर भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। यानी हर किसी व्यक्ति पर, उनकी गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ऐसे ऑपरेशन कवच चला रखा है दिल्ली में और साथ ही साथ उन लोगों को डिटेन किया है जो ऐसे पहले प्रीवियस किसी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में थे, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है, उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और जया, इस दौरान आपने देखा होगा कि एटीएस ने मिलकर के, यूपी एटीएस ने मिलकर के, अहमदाबाद पुलिस ने मिलकर के, दिल्ली पुलिस ने मिलकर के कई ऐसे संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है, उन पर भी उनकी नजर थी। कई ऐसे इलीगल आर्म्स को भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। यानी इस 15 अगस्त को लेकर के जो तमाम तैयारियां बिल्कुल पुख्ता कर ली गई हैं ताकि देश जो है वो प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो आराम से सुन सके और किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कड़ा पहरा है राजधानी दिल्ली में। मुकेश, मेट्रो यहाँ पर लाइफलाइन है दिल्ली की, किस तरह से मेट्रो की सेवाएं यहाँ बढ़ाई गई हैं और एक प्रोत्साहन भी यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो से आप सफर करें, उसके टाइमिंग्स में चेंज है? बिल्कुल, मेट्रो को भी देखिए आप सुबह 4 बजे से खोल दिया गया है, यानी आप सुबह 4 बजे मेट्रो ले सकते हैं और अपने रीजनल पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बहुत सारा पुलिस स्टाफ जो होगा वो डिप्लॉय है ऑलरेडी, उनको मूव करना है। बहुत सारे ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं जो लाल किले में जाएंगे जिनके पास वैलिड पास है, लेकिन अगर आप सड़क की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो मेट्रो कन्वीनियंट है। जिस तरह से मानसून चल रहा है दिल्ली में, आप किसी भी जाम में ना फंसे, किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो मेट्रो ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और मेट्रो लगातार ऐसे मौकों पर आगे बढ़ करके आती है और मेरे को लगता है वो ज्यादा सुविधाजनक होगा। लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो पार्किंग हेसल से बचेंगे, ट्रैफिक कंजेशन से बचेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक वो आराम से पहुंच बिल्कुल जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, जो भी आम लोग होंगे, जो भी आम पब्लिक होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। सुबह 4 बजे से कल मेट्रो की सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। और आइए अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोट क्लब में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर नाव के जरिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एक अनूठा आयोजन, एक नई पहल, जिसके तहत कई लोग इसमें शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की आन बान शान और तिरंगे से जोड़ते भारतीय को ये यात्रा आज देश भर में निकाली जा रही है। तो बेहद खास मौका है, इस अभियान से जुड़िए। सम्मान से तिरंगे को घर लाइए और फहराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में देशभक्ति और जोश के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज अपने दिल्ली आवास पर गर्व से तिरंगा लगाया। आइए हर घर पर तिरंगा लहराकर शहीदों के बलिदान को नमन करें और राष्ट्र गौरव का संदेश हर कोने तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की टीम ने
देवेश कुमार मल्हा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के साथ बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देना और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना है कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। हर घर तिरंगा ने जम्मू शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। ये ऐतिहासिक यात्रा गुलशन मैदान से प्रारंभ होकर देशभक्ति के नारों और जन सैलाब के साथ महाराजा हरि सिंह पार्क में संपन्न होगी। हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा में भाग लिया। यात्रा में स्कूली बच्चों, युवाओं, सामाजिक संगठनों, एनजीओ, सेना के पूर्व सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। तो हजारों की संख्या में लोग ले रहे हिस्सा इस जन जन यात्रा में, हर घर तिरंगा अभियान में। और आइए अब बात करते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मार्मिक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है और हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेली पीड़ा को याद करता है। ये उनके धैर्य, अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान करने का भी दिन है। प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। ये दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा। विभाजन की इस विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई,
पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है, परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यकीनन ये वो दृश्य हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं, इस दर्द को भुलाना शायद कभी मुमकिन नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिड डे प्राइम जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा का जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की ग्रोथ का इंजन है। इसके अलावा यूपी भारत का ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की शासन व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि अब यूपी में बेहतर शासन व्यवस्था है और राज्य विकास की ओर अग्रसर है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी घेरा। कहा कि पिछली सरकारों ने परिवार के विकास पर ध्यान दिया, राज्य पर नहीं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा है। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूक होना। बिहार मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद सियासत जारी है। विपक्षी दल लगातार कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्ति
नहीं दर्ज करवाई गई है। चुनाव आयोग ने सुबह मतदाता पुनरीक्षण कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि आम मतदाताओं के अभी तक सुधार के लिए 23,557 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 741 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 18 साल से अधिक उम्र के अब तक 87,966 पात्र नागरिकों ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। तो बिहार एसआईआर मुद्दे पर अभी तक किसी राजनीतिक दल ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। फोर्स ने पटियाला अंबाला हाईवे पर शंभू गांव के पास एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने की तैयारी में थे। दोनों आरोपी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में विभिन्न आपराधिक कानूनों सहित 15 से अधिक जघन्य अपराध के मामले में वांछित हैं। दोनों आरोपी हाल ही में फाजिलिका में भारत रत्न उर्फ विक्की की हत्या में भी वांछित हैं। हत्या के बाद ये नेपाल भाग गए थे। इनके पास से 1 ग्लाक 9 मिलीमीटर पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा यहां पर झटका पंजाब पुलिस की इस बड़ी सफलता के बाद। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा। सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने केंद्र को इस याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वादे के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए और भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। और रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में दर्शन और उनकी सह अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया जो सजा या बरी करने जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं देने की शिकायतें मिलने पर जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दर्शन अपनी आगामी फिल्म डेविल की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर दिए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के खौफ के चलते बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आवारा कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उन्हें शहर से हटाने की बात हो रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण के लिए नियम कानून है, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इसका पालन कौन करेगा। क्या नगर निगम ने शेल्टर बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि कल शाम को आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया है और प्रशासन ने आदेश आने से पहले ही स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से उठा लिया है, उन्हें मार दिया जाएगा। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में साफ किया गया है कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज कर और वैक्सीन देकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। अचानक 24 से 48 घंटे में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश कैसे दिया जा सकता है?
तो यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और अब बात करते हैं बारिश के कहर की। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिले में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। इसके कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और कुछ नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क मार्ग बाधित है, जिससे आवागमन प्रभावित है। और इसके बीच मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। तो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। जगह जगह पर पानी भराव की समस्या देखी जा रही है। कुछ नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। और उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद आज 10वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। झील को मैनुअल तरीके से खाली करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल देर शाम NDRF, SDRF की एक टीम ने झील का निरीक्षण किया। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी में BRO द्वारा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। धराली प्राकृतिक आपदा तक पहुंचने के लिए BRO द्वारा हाईवे को दुरुस्त करने का काम जारी है। वहीं देर शाम गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाल कंडार मंदिर खतरे में है। आसपास तेजी से कटान हो रहा है। हर्षिल पुलिस थाना भी खतरे की जद में है। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। हालात ऐसे हैं कि हर्षिल और धराली के बीच 3 किलोमीटर झील बनने से लोग रात भर घर की छतों पर सोने को मजबूर हैं। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए NDRF, SDRF और सेना ने हाईटेक तकनीकों का सहारा लिया है। तो मलबे की वजह से राहत और बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। धराली प्राकृतिक आपदा में अभी भी इस वक्त वहां तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद जारी है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा का असर सिर्फ धराली तक सीमित नहीं है, बल्कि गंगा घाटी के उपला टकनौर के 7 गांवों पर भी गहराने लगा है। आपदा की इस घड़ी में लोगों को खाने पीने की किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार खाद्यान्न मुहैया करवा रहा है। हवाई सेवाओं के माध्यम से लगातार खाद्यान्न भेजा जा रहा है। धराली गांव में जो आपदा आई, उसके साथ पूरा टकनौर और पूरा उत्तराखंड और पूरा देश तो संवेदना, सबकी संवेदना धराली गांव के प्रति है। किंतु धराली गांव के साथ साथ जो अभी पूरे टकनौर में जो स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। सबके सेब लगभग तैयार होने वाले हैं टकनौर के, और आलू और सेब लोग निकालने वाले हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके मार्ग अगर खुल जाए तो लोगों के सेब, नहीं तो सारा टकनौर जो है भुखमरी की कगार में। एक तो यात्रा ठप हो गई है, दूसरा जो है लोगों के जो है बाग बगीचे जो 21 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो है परेशान है कि अगर रोड खुलती है तो अपने सेब को जो है मंडी तक पहुँचाएं। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश के कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं।
जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों के निचले इलाकों में हुआ है। गानवी खड्ड और पास ही के निर्मंड उपमंडल के कुरपन खड्ड में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों को जोड़ने वाले पुल बह गए और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुल्लू जिले के बंजार में भी बीती शाम बादल फटने के कारण आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। भारत तिब्बत सीमा के निकट किन्नौर जिले के पूह के पास भी बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कई ग्रामीण और सड़क निर्माण कार्य में लगे श्रमिक फंस गए थे, जिन्हें सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बचा लिया। आधी रात को चलाए गए इस बचाव अभियान में सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर फंसे हुए लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया। वहीं देश के ऊपरी जिलों के साथ साथ पंजाब से लगे मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, नालागढ़, नाहन में स्कूल कॉलेज बंद हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सिरमौर के पहाड़ी इलाकों जैसे राजगढ़ में जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और कुल्लू में प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना के चलते स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर हिमाचल में मॉनसून का कहर, कई स्थानों पर बादल फटने और लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण स्वारघाट मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन के कारण पंजेहरा से स्वरघाट के बीच NH 105 पर ऊंटपुर के पास सड़क अवरुद्ध हो गई है। प्रशासन ने यात्रियों से इस मार्ग का उपयोग न करने का अनुरोध किया है। साथ ही वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। वहीं JCB मशीन की मदद से रास्तों को सुचारू रूप से कार्य करने का कार्य भी किया जा रहा है। तो लगातार तेज बारिश से राहत कार्य में मुश्किल हो रही है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली NCR में कल रात से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये दौर आज दिन भर जारी रहेगा। तो राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भरने की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। और देहरादून में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है आइए जानते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अंकित काला इस वक्त। अंकित, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर और कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो आज भी उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं जो लगातार प्रदेश के अधिकांश जनपदों में इसी तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है। जहां तक सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो वो उत्तराखंड के, चाहे उत्तरकाशी की बात करें जहां आपने अभी धराली का जिक्र करा, जिस तरीके की वहां पे प्राकृतिक आपदा आई है वो एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने लाया है। इसके अलावा राजधानी देहरादून की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, बागेश्वर की बात करें, नैनीताल की बात करें, ऐसे उत्तराखंड के सभी जनपद ऐसे हैं जहां पर की भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। इस वक्त हम राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जैसी 2 से 3 दिन पहले की जो परिस्थितियां थी वैसी स्थिति फिलहाल आज देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से तमाम जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कोशिश सरकार यही कर रही है कि जो नुकसान है, चाहे वो जनहानि का हो चाहे आर्थिक नुकसान हो, उसको कम से कम किया जा सके। इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो नदी नाले उफान पर हैं वहां पर न जाने के लोगों से अपील की जा रही है। सरकार की तरफ से ये भी अपील की गई है कि जो जरूरी ना हो तो पहाड़ की यात्रा करने से फिलहाल बचें। इसके अलावा बारिश का अगर इस समय अगर दौर देखने को मिलता है तो बारिश के दौरान यात्रा करने से भी बचने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल देहरादून में इस समय मौसम ठीक है, लेकिन रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है। और इसके अलावा जो उत्तरकाशी है या तमाम जनपद है, यहाँ के लिए भी मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की है। बिल्कुल अंकित, यहाँ पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ता नजर आ रहा है और खास तौर पर जो पुल ढह गए हैं, जो सड़कें अवरुद्ध हो गई है, उनको भी जल्द से जल्द सुचारू करने का कार्य यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। कई गांव कट गए हैं, कैसे उस दिशा में यहाँ पर विभिन्न एजेंसियां लगातार आगे बढ़ रही हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए उत्तराखंड के ऐसे अधिकतर ऐसे गांव हैं जो जिनसे कि संपर्क कर चुका है। अभी आपने धराली के जिक्र करा, मुरी की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की सड़कें जो है पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से तत्परता के साथ कार्य कर रही है, उससे कहीं ना कहीं जो आवागमन की सुविधा है उसको सरकार जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रही है। बीआरओ की टीम है, चाहे फिर वो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ है, तमाम जो ये एजेंसियां हैं जो अवरुद्ध मार्ग हैं इनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने क्या करा है कि जो प्रदेश के 13 जनपद हैं, सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करें। तो जहां जहां पर ऐसे लैंडस्लाइडिंग जोन है, जहां पर कि अधिकतर इस तरीके की समस्या आती है, तो वहां पर पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें, ये सभी जैसे ही अगर मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसके बाद मार्ग सुचारू करने का प्रयास शुरू किया जा सके। इसके साथ ही साथ जहां जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं आ रही है, वहां पर सरकार की तरफ से मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। जहां तक धराली रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, तो वहां पर इस समय जो उत्तरकाशी में मौसम साफ है और सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है। जो प्रभावित लोग हैं उन तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर भेजा गया है। इसके अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं वो सभी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर आसमानी आफत जो है वो कहीं ना कहीं बाधा जरूर डाल रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरीके से आम नागरिक सरकार का सहयोग कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और हमें लगता है कि हम बहुत जल्द ही इस धराली की आपदा से भी उबर पाएंगे। इस तरीके की कोशिश सरकार अपनी ओर से बिल्कुल। अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। हेमलता हमारे साथ शिमला से जुड़ गई हैं। हेमलता, अगर शिमला की बात करें, वहां पे क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? बारिश का अलर्ट वहां भी जारी किया गया है, लेकिन जो उफनती नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वो लगातार चिंता का सबब बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, ना केवल शिमला बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त मॉनसून की चपेट में है। लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के सभी जो नदी नाले हैं इस वक्त उफान पर हैं। और बीते कल की ही अगर हम बात करें तो बीते कल से अब तक प्रदेश के अलग अलग जिलों से बहुत ज्यादा जो तबाही की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। वो चाहे शिमला जिला का रामपुर क्षेत्र हो या कुल्लू जिला का बंजार, इस वक्त मानसून की बारिश की वजह से बहुत ज्यादा तबाही अलग अलग जगहों पर हुई है। और रामपुर का गानवी एक इलाका है जहां पर बीते कल बादल फटने की वजह से एक छोटे से बाजार में बाढ़ आ गई, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, कई सारी दुकानों में मलबा भर गया है। इसके अलावा अगर यातायात और सड़कों की हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ना केवल हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका बल्कि जो मैदानी इलाका है, ऊना जैसा क्षेत्र है, वहां पर भी बारिश ने बहुत ज्यादा इस वक्त कहर मचाया है। ऊना जिला के साथ साथ प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जहां पर आज स्कूलों को भी बंद रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी शिमला में बारिश का दौर लगातार जारी है। और न केवल शिमला बल्कि चंबा, सिरमौर, सोलन, ये तमाम जो जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बारिश की वजह से, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कई सारे जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हैं। सड़क, छोटे मोटे जो लिंक रोड है, उनके साथ साथ जो नेशनल हाईवे हैं वो भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा इस वक्त प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ एक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको सलाह दी जा रही है कि नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि कई सारे जो नदियां हैं, सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी का जो बहाव है, उस बहाव में कई जगह पर बादल फटे हैं, जिस वजह से सतलुज नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की लगातार जो है सलाह दी जा रही है। बिल्कुल हेमलता, यहाँ पर प्रशासन के लिए ये भी चुनौती है जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ निकालना और साथ ही उन तक खाद्यान्न और ज़रूरी सामान पहुँचाना, क्योंकि जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और साथ ही जिस तरह से हम सुन रहे थे एक अधिकारी को कैसे वहाँ पे सेब के बाग लदे हुए हैं, उसका कटाई का समय आ गया है, आलू की भी फसल तैयार है। किस तरह से विभिन्न एजेंसियाँ इस काम से जुड़ी हुई है और हर्षल में खास तौर पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सेब का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है, दुनिया में हिमाचल के सेब की एक अलग ही पहचान है। और ऐसे में अगर अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सेब का सीजन इन दिनों चरम पर चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये मौसम
सेब बागवानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि सेब बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है बारिश की वजह से, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। हालांकि सरकार प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मार्ग अवरुद्ध हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। जगह जगह पर मशीनरियां तैनात की गई है, प्रशासन की तरफ से पूरी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन फिर भी यदि इस तरह से बारिश लगातार होती है तो ऐसे में जो मार्ग बहाली का कार्य है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है, वो भी बारिश की वजह से रोकना पड़ता है। इसके अलावा अब तक के मॉनसून में बहुत सारे घर, 500 से ज्यादा घर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 1500 से ज्यादा जो मकान हैं उनको आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों ने आपदा में, भूस्खलन में और बाढ़ जैसी घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। तो राहत सामग्री और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से काम भी किया जा रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की हम बात करें तो मंडी जिला में आपदा को आए हुए लंबा टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर हालात सामान्य नहीं है। बहुत सारी जगह हैं जहां पर कनेक्टिविटी इस वक्त जीरो है, लेकिन फिर भी अस्थायी पुल हो, चाहे वो मशीनरियां तैनात करके वहां पर जो सड़कें हैं उनको बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो वहां पर प्रभावित लोग हैं उन तक जो जरूरी सामान है उसको पहुंचाने के लिए भी कई सारी संस्थाएं भी और साथ ही साथ सरकार प्रशासन भी लगातार काम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता और अंकित फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं राहत और बचाव कार्य में, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि बारिश का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार और नेपाल में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी अब आबादी वाले इलाकों में घुस चुका है, जिससे 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार राहत और बचाव में जुटी हैं। खाने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक के लिए शिविर लगाए गए हैं। लगातार बारिश के चलते बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 10 जिलों में बाढ़ का पानी फैलने से निचले इलाकों के लोग घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। 1000 नावें चल रही हैं और तटबंधों की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से सामुदायिक किचन हर जगह स्टार्ट कर दिया गया। 2 टाइम खाने का और सुबह में नाश्ते का भी व्यवस्था बच्चों के लिए किया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के किनारे बसे भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में काफी पानी है। लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पन्नी डाल के या किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा। खाना की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राहत कार्यों के लिए 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार चल रही है। अब तक 52,573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखे राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। पशुओं के लिए चारा और चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर रोज नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को अनुग्राहिक राहत राशि देने के लिए सूची तैयार करने का निर्देश जिला अधिकारियों को दिया गया है। माता पिता अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे, ताकि बाढ़ का पानी है, कहाँ गहराई होगी पता नहीं होगा, तो कोई घटना ना हो जाए। तो बच्चों का ध्यान सब गार्डियन अपना दे, बच्चों को पानी में नहीं जाने दे और उनका ख्याल रखें। प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राहत और बचाव कार्य में जुटी तमाम एजेंसियां। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी बच्चों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। तो अंडमान निकोबार से आए खास ये आदिवासी बच्चों से मुलाकात की राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में। तो दोनों के लिए बेहद खास ये मौका रहा। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें।
और खेल जगत की खबरों को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं गौरव का। शुक्रिया जया। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर बड़ी जीत की खबर के साथ, जहां वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 202 रन के बड़े अंतर से मात दी और 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही कैरिबियाई टीम ने इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त दी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 200 या उससे ज्यादा रनों से अंतर से हराया है। वहीं ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से कैरिबियाई टीम की चौथी सबसे बड़ी जीत रही। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 3000 मीटर की दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड सुधारा है। गुलवीर सिंह ने 7 मिनट 34.49 सेकंड में दौड़ पूरी की। बुडापेस्ट में आयोजित हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में वे 5वें स्थान पर रहे। गुलवीर सिंह यूरोप में अपनी पहली ट्रैक रेस में हिस्सा ले रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ की विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा है कि अब आईओए का अगला कदम अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करना है। सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि अब आईओए की कोशिश रहेगी कि वो मेजबानी के लिए हर तरह के प्रयास को सामने रखे। तय हो चुका है कि भारत जो है वो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड के लिए जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा, साथ ही सीईओ रघुराम अय्यर भी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे पास आते हैं, कैसे देखती हैं इस बिड को? हमारा एजीएम आज हुआ बहुत टाइम से बाद, हम यूनानिमसली ये बिड का प्रोसेस शुरू हो गया है अभी तो, एंड आई थिंक बिफोर 2031 and this August 31 the proposal will be we are going to submit. एक शहर को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अहमदाबाद में जो है इस बार ये जो आयोजन जो है वो हो सकता है, तो इसको लेकर के क्या कुछ अंतिम स्वीकृति बनी है? क्या ये ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो है वो बिड के लिए वो मेज़बान के तौर पर सामने? अहमदाबाद बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है, अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है। हमारे इंडिया में बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दूसरा प्लेस में भी है, तो आई थिंक दैट एंड ऑल इट इज़ फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बिड का विन होना चाहिए, वही उसके लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। सर, कैसे देखते हैं इस बिड को, क्योंकि कनाडा हट चुका है पहले ही, तो हमारी संभावना जो है बहुत ज़्यादा प्रबल है और ख़ासतौर से एक ऐसे समय पे जबकि हम 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भी अपने आप को सामने कहीं ना कहीं रख रहे हैं। देखिए, जब कौन से देश अभी बिड कर रहे हैं वो सभी को पता नहीं है, तो ये कहना सही नहीं होएगा कि हमारी ही संभावना है। हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। शहर को लेकर के जो बातें हैं उसको क्या करते हैं, मान के चलें कि अहमदाबाद फेवरेट रहेगा? फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, जब ये डेलीगेशन आए थे वो अहमदाबाद ही आए थे और बाकी सारे जगह भी देख कर गए थे, तो देख रहे थे कि कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस सिटी का रेडीनेस है, कौन सा सिटी रेडी है। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स बिल जो है वो पास हुआ है, साथ ही साथ एंटी डोपिंग बिल जो पास हुआ है, इसको किस तरह से देखती हैं? किस तरह से एक चेंज जो है, एक रेवोल्यूशन जो है वो स्पोर्ट्स के हब में आएगा? वो अभी तो नाडा के लिए स्वतंत्रता मिल गया है, तो एक बोर्ड भी है ऊपर, वो बोर्ड और एंटी डोपिंग का बारे में गवर्नमेंट को और नाडा को दे विल गिव गाइडेंस आल्सो एंड इट इज़ गुड। अभी तो हालांकि बिड के लिए जा रहे हैं, अगर हमें मिलती भी है मेज़बानी कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कितना अलग होगा 2010 से? प्लेस में ज़्यादा मेडल जीतना है, वो ही है नेक्स्ट हमारा, तो उसके लिए क्या है, गवर्नेंस का और ट्रांसपेरेंसी का सब कुछ होगा। उद्देश्य जो है वो बहुत तरीके से साफ है कि कुल मिलाकर हासिल ये करना है कि पदक की संख्या जो है वो किस तरह से बढ़े, न केवल कॉमनवेल्थ गेम्स में बल्कि आगे चल करके ओलंपिक में भी ये जो प्रदर्शन है वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब रुक कर लेते हैं टेनिस की खबर का, जहां पर 2 बार की यूएस ओपन एकल चैंपियन वीनस विलियम्स को इस साल के टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। 45 साल की विनस ने पिछले महीने वॉशिंगटन ओपन में पीटन स्टर्न्स को मात दी थी और वे 2004 के बाद कोई WTA एकल मैच जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की खिलाड़ी बनी थी। उन्होंने 16 महीने तक प्रतिस्पर्धात्मक टेनिस से दूर रहने के बाद वापसी की। वे पिछली बार 2023 में यूएस ओपन के सिंगल्स मेन
मेन ड्रॉ में खेली थीं, जहां उन्हें पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा था। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूरोपियन चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन ने टॉटनहैम हॉटस्पर को मात देकर यूएफए सुपर कप जीतने में कामयाबी पाई। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ, जहां पीएसजी ने 4-3 से बाजी मारी। इस हार के साथ ही टॉटनहैम 3 महीनों में दूसरी बार यूरोपियन ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही है। तो जया, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लगातार भारतीय खिलाड़ी हर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। इसी के साथ मिड डे फ्राई में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।